was volume inversely proportional to pressure at constant temperature and number of moles. Okay, and this equation becomes to PV is equal to K. Okay. Now, Charles law. This law states that the volume of a given mass of a gas or fixed mass of a gas is proportional to temperature at pressure number. Okay, we can write this equation like this. Now we have to replace this proportional sign with proportionality constant, and this equation will become equal to K. मगर यहाँ पे जो एक बात मैंने छोड़ी थी वो ये थी कि I didn't explain the units of temperature for it. Either it will be in Kelvin, Fahrenheit or Celsius or degree centigrade. Whenever we will talk about Charles law, we will have to specify about the units of temperature. Temperature must be in Kelvin. Okay? Then its statement will become at constant pressure, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to Kelvin temperature. क्या लिखेंगे हम? Kelvin temperature. तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है इन यूनिट्स ऑफ Kelvin. ओके, अब इसका ये मतलब है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज. अगर आप टेम्परेचर को डबल इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा. कितना? 2 टाइम्स. अगर आप इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो वो भी 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा. अब इसका रिलेशन क्या बना? अगर आप इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बी ऑन y-axis, okay, and temperature on x-axis. ये ठीक लिखा है मैंने? Very good. Okay. The graph will start from origin. It is a direct relation. Okay. Boyle's law, volume of a gas at fixed temperature is inversely proportional to the pressure. So according to Charles law, volume of a gas of a fixed mass of gas at constant pressure is directly proportional to temperature. Okay? फिर आपके पास एक लॉ आता है लेजर नहीं है, चले वो क्या है? एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ क्या है? इसमें वॉल्यूम जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के. तो यहाँ पे क्या आएगा? एट कांस्टेंट ठीक है. इसका क्या मीनिंग हो गया कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
तो वॉल्यूम भी इक्वली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या है, अगर 1 मोल इंक्रीज होते आप करते हैं तो वॉल्यूम उसी हिसाब से, और अगर नंबर ऑफ मोल्स आप डबल कर देते हैं तो दैट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम मीन डबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ दैट गैस। ठीक है, तो अगर ये ट्रिपल करते हैं तो ये भी ट्रिपल होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप खत्म करें, इस केस में यूनिट ए लिख लेते हैं, आप के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाता है, जब आप आगे करेंगे तो v ओवर n बन जाएगा, v ओवर n इज इक्वल टू a, मीन यानी कांस्टेंट। तो इसका रिलेशन क्या होगा, क्या ग्राफ बनेगा इसका, वॉल्यूम वर्सेस n। ठीक है, यही चीज। ठीक है, फिर एक और लॉ है जिसको कहते हैं, सॉरी ये दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया। अब इसमें क्या है, अब आप देखिए कौन सी चीज बच गई है जो कांस्टेंट में नहीं है, वॉल्यूम क्या है ना। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ बेटा, कहीं पे भी आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स करूँ तो पीछे क्या बच जाएगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर। ये ल्यूसेट्स लॉ, हाँ जी, L U डबल S W नहीं U, डबल S A C और ये चीज़। अच्छा, अब इसमें क्या है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर। ठीक है, मीन कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वॉल ऑफ कंटेनर जो है, मगर वहां पे आपको क्या करना है कि एट कांस्टेंट मीन वॉल्यूम, अगर इस रूम में आप बात करें तो रूम फिक्स रहेगा। फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब ये 3-4 लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, अब अगर तीनों फास्टली मूव करना शुरू कर दें तो या तीनों बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो अगर यही वॉल्यूम है तो आपका प्रेशर इसमें ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, कोलिजन होगा ना। हाँ जी, एक खास एरिया पे आप जब कोलाइड करेंगे, मतलब यूँ बाहर के जाएंगे और उस वॉल के साथ टकराएंगे तो आप भी गर्म हो जाएंगे ना सर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा ग्राफ, अगर आप आना चाहें तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अब ये एक वॉल्यूम होता है, जब किसी एट कांस्टेंट, अभी हम बात करते हैं, अब आ गए हम, आपने 4 लॉज पढ़ लिए। यार रेजर मुझे चाहिए, नहीं यार पेन नहीं, क्लास में अब आप देखें, आपने वार्ता पढ़ा वो क्या था, शास्त्र क्या था, एवोगाड्रो लॉ क्या है, ठीक है, इन तीनों को आप, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, इनको कंबाइन करके देखेगा।
हमने ये पढ़ा है कि प्रेशर, ठीक है। अब ये 4 डिफरेंट इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इसको भी आप जब आइडियल गैस इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो इसको एक दफा आप सेम से निकालें इन तीनों को, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन है ना। तो अगर ये साइड इक्वल है वॉल्यूम, तो आप ये भी होने चाहिए, मेन की P नीचे है, नीचे रहेगा एंड T और T इधर आ जाएगा, ठीक है। ये ठीक है बात। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम किससे खत्म करते हैं? R से। इसको क्या बोलते हैं? जनरल गैस। क्या क्या दोबारा बताएंगे? हमने ये तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। जब वॉल्यूम मीन की ये वाली साइड जो है, ये सब में तीनों में क्या है? सेम। वो लिखा तो वही अपने रिलेशन यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर से यहाँ पे दी हुई है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको यूज कर लें, उस कंप्यूटर जब यूज करते हैं तो वहाँ पे स्क्वायर करना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन है साइन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आपने रिप्लेस किया है जनरल गैस कांस्टेंट, और आगे क्या आपके पास n T ओवर P, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू n R T। इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई करते हैं या स्टैंडर्ड से हट के भी बात करते हैं, जब आप अब आपके पास कौन कौन से पैरामीटर्स आ गए? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेंपरेचर। वो जो हमने स्टार्ट में बात की कि किसी भी गैस को, गैस के सिस्टम को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, यू मस्ट नो द बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 4 पैरामीटर्स: प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। अब ये आपने देखा, अगर इसमें से कोई 3 पता है आपको, एनी 3 पैरामीटर्स आपको पता है, तो आप चौथा या 4th वन वहां से कैलकुलेट डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये चारों पैरामीटर, क्योंकि किसी भी एक स्टेट को बड़ी अच्छी तरह स्पेसिफाई एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब सॉलिड हो तब भी कर सकते हैं, लिक्विड हो तब भी कर सकते हैं, मगर हम चूंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली वी आर डीलिंग विद द गैसियस सिस्टम, तो ये चारों पैरामीटर्स किसी भी गैसियस सिस्टम की एक प्रॉपर स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट वी कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या होती है कि वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर है, वो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, उस पे कोई चीज़ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं गैसियस सिस्टम की, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हों उन पे भी हमारा सिस्टम गैसियस ही रहे, तो वो एक स्पेसिफिक स्टेट होगी ना, सो दैट वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ स्टेट। या इसको जो चूंकि जनरल हम ये एक्सप्लेन करते हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर आइडियल सिस्टम, तो इसको हम आइडियल इक्वेशन भी बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई लॉ बनाते हैं या कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो वो हम एक सिस्टम को आइडियल कंसीडर करके फिर हम मूव करते हैं। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों कहते हैं? कि बिकॉज वी आर डीलिंग गैसियस सिस्टम दैट इज एन आइडियल सिस्टम, जिसमें हम किसी किस्म की डायरेक्शन को कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, जैसे सिंपली हमने लिया कि एक आइडियल सिस्टम है, तो उसमें हमने इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश की। तो इसके कौन कौन से नेम हो गए? इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट एक्सप्लेन any state of a system, state of a gaseous system completely, ठीक है। जनरल गैस क्यों कहते हैं? कि because we are dealing with the gaseous system and this constant is general, same for all type of gases, ideal gases। और ideal gas equation क्यों बोलते हैं? because we are dealing with ideal system। ये बात समझ आ गई? अब हमारा काम होता है R से। R क्या है?
कांस्टेंट क्या है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू PV ओवर NT। अब R लेना है आपने, R की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बेसिकली क्या यूज करने हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन। वो क्या होती है? प्रेशर आपके पास 1 atm होता है, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, 1 मोल। अब V की बात रही, जब हम कंडीशंस स्टैंडर्ड लेते हैं, मींस वी आर measuring the volume of 1 mole of a gas at standard temperature and pressure। क्या मैंने कहा? We are going to measure the volume of 1 mole of a gas because we have all these three parameters. We have to find the fourth one to calculate the value of R. For this purpose, our purpose is to find the volume of a 1 mole of a gas at standard temperature and pressure। तो ये हम ऐसे ही नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना था। वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ तो पता ये चला कि जब किसी गैस का 1 मोल हो और टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड हो, तो उस वक्त वो जो कोई भी गैस का 1 मोल जो वॉल्यूम कंटेन करता है वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा? 22.4 लीटर। At standard conditions, the 1 mole of ideal gas occupies 22.4 liter of volume. So this volume is called molar volume। क्या कहते हैं इसको? मोलर। अब आपके पास ये चारों चीजें आ गई, ठीक है। आपने जो चीज मिस की है वो आप वीडियो में देखेंगे, ये तो बेनिफिट हुआ ना, ठीक है। वॉल्यूम, बिकॉज वी हैव एक्सपेरिमेंटली फाइंड दिस वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी हुई? 22.4 लीटर। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगी? क्या बात है, मैस डिफरेंट हो जाता है, मोलर मैस भी डिफरेंट हो जाता है, मगर फिर भी वॉल्यूम सेम रहता है भाई जी, ठीक है। फिर भी वो वॉल्यूम, गैसेस तो डिफरेंट है ना, तो वॉल्यूम सेम क्यों रहता है? क्योंकि हम आइडियल सिस्टम ले रहे हैं, आइडियल में उनकी इंटरेक्शन की कोई बात नहीं है, वो ऑलरेडी इतने फार अवे होते हैं, ठीक है। तो गैस जैसी भी हो तो वो वॉल्यूम उतनी ऑक्यूपाई, ठीक है। कोई भी गैस ले लेते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और उसका 1 मोल लेंगे तो वो इतना, अगर 2 मोल ले लेते हैं तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 44.8 है, कितना? 44। और अगर वॉल्यूम 3 टाइम लेते हैं, सॉरी 3 मोल ले लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, उतना ही ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे अप्लाई करें आपने R इज इक्वल टू, ये जो आप बात करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको यूनिट्स कैसे इसके एडजस्ट करना है, और जब भी कोई आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आप यूनिट्स को बहुत ख्याल से देखना है। तो ये क्या हो जाएगा? R प्रेशर आप किस में ले रहे हैं? 1 atm मल्टीप्लाई वॉल्यूम किस में ले रहे हैं? 22.4 लीटर, ठीक है। सर मैं लीटर लेना जरूरी है क्योंकि और नहीं ले सकते? अभी स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं ना, जो लिखे हुए भी वो करेंगे, फिर हम ड्राइव करेंगे। 22.4 लीटर। एन क्या है? 1 और टेम्परेचर कितना है? 273। इसको करेंगे, आंसर आता है 0.0821 लीटर, ठीक है, एटीएम पर मोल पर गैस।
ठीक है, वर्ड समझाया जाता। लीटर ये लिखिए आपने, एटीएम, इसको एटीएम पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन। नीचे मोल था, ऊपर गया तो इनवर्स, और केल्विन ऊपर गया तो वो भी इनवर्स। सो ये आर के वैल्यू सेम है, मतलब हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम लोगों ने हमेशा आर के वैल्यू ये लगाना। वो कांस्टेंट है ना, वो जब आइडियल सिस्टम होगा तो आर की वैल्यू आप सेम रखें, ठीक है। अच्छा, अब आपने मगर इनके यूनिट्स पे ख्याल रखना है, आपने कि यूनिट्स कैसे हैं, उसके साथ ये वैल्यू चेंज है। जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन टेंपरेचर ये वाली चीज रखेंगे तो वो ये वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन। ओके, अब अगर मैं यहां पे यूं लिखता हूं, अब क्या यहां पे वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। नहीं, यूनिट्स निकाल, ये मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं, जल्दी निकाल। अब आपकी वो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी करने को है, प्रैक्टिस यू नीड टू डू। सर मिलीलीटर कितना होता है, बताएं क्या होता है? 1 liter contains 1000 ml। सर 82.1 82.1 ठीक है, 82.1 मीन के आपने लीटर 1 लीटर की जगह पे आपने 1000 ml रखना है, तो जब 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 82.1। इसको और ज़्यादा अच्छा अगर मैं लिखूँ तो वो मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.0821 1000 ml। अब हम 1000 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 82.1 ml एटीएम पर मोल। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आपने यूनिट्स ये निकाले हैं, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इन यूनिट्स को इससे इसमें आना है, तो कैसे करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ATM is equal to 70। तो ये क्या बन जाएगा 62.396 यस, तो ये बन जाएगा 62.3, बस 3 बढ़ा है लीटर। तो आपने यूनिट्स पे फोकस रखना है जब कोई क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल आपको आता है, ठीक होगी बात। इसी तरह अगर हम इसको जॉल पर मोल पर केल्विन में लें तो फिर क्या बनेगा, इट मींस कि यहाँ पे अब आपको प्रॉब्लम ये आ गई, ये तो सेम है हर जगह पे, ये पार्ट आपका सेम आ रहा है पर मोल पर केल्विन, ठीक है। हम खेल किसके साथ रहे, इस पार्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, इट मींस कि आपने लीटर और एटीएम को जॉल में कन्वर्ट करना है, यही मकसद है ना हमारा, ठीक है। तो इसकी आपको मिल जाती है, इसकी डेरिवेशन मिल जाती है। तो 1 लीटर एटीएम जो है ये 1.25 जॉल के इक्वल, ठीक है। ये इसकी यूनिट्स हैं, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.325 जॉल के इक्वल है। अब अगर
इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप क्या रखेंगे 101.325 जॉल इस पार्ट को, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8.314 जॉल पर मोल है पर केल्विन। अब अगर मैं कहूं कि इसी चीज को आप अर्थ पर मोल पर केल्विन रखें, ये भी एनर्जी की यूनिट्स हैं। जॉल किस तरह एनर्जी का यूनिट है, अर्थ भी एनर्जी की यूनिट है। तो अब देखें कि 1 मोल जो होता है ये 10⁻⁷ अर्थ के इक्वल होता है। ये जब मैं दूंगा ना आपको तो नीचे यूनिट्स दे दूंगा कि भाई ये चीज इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और आप मुझे वो वाले यूनिट्स टाइप करें, ये चीजें दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 8.31 ठीक हो बात। अब अगर मैं कहता हूं कि आप ये निकालें, एनर्जी की और यूनिट्स भी तो हैं, कैलोरीज भी तो होती है ना। अगर मैं ये लिख दूं कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो फिर क्या होगी यूनिट्स, कैलोरी जरा बड़ा यूनिट है। 1 कैलोरी 24.18 4.18 है, हाँ जॉल की इक्वल होता है। इधर मेरे क्या आंसर आता है। अब आपने सिर्फ जॉल की जगह 8.314 जॉल है ना, जो तो आपके पास है, उसी से आप अर्ग में आ गए, उसी से आप कैलोरी में आ गए। ये कितने बनते हैं बताइए जरा। 1.98 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। ये चीज समझ आ गई आपको। हाँ, इसके लिए आपके लिए क्या चीज जरूरी है, ये है कि आपको इन चीजों को पता हो। 180 760 होता है, टेम्परेचर ये होता है, ये चीजें, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो लीटर एटीएम इसके इक्वल है जॉल के। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लीटर हम लीटर क्यूब में लेते हैं यूनिट, ऐसा ही है ना 1 लीटर, और एटीएम आपको पता है 10⁻⁵ मीन के 101.325 पास्कल के इक्वल होता है ना। और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन मीटर, तो ये आ जाता है आपके पास न्यूटन 101.325 न्यूटन मीटर। ठीक है, इस तरह कर कर आके तो हमारे पास 101 और ये जॉल के इक्वल होता है। वो जब आप कन्वर्जन करते हैं तो आपके पास ये आप जरा घर कीजिएगा असाइनमेंट आपकी, लीटर एटीएम 1 लीटर एटीएम 101.325 जॉल के इक्वल कैसे होता है, ये आपने नेट से देखा जरा, मिल जाएगा कहीं। ठीक है, तो वो अब ये सारे यूनिट्स हैं आपके पास। इन चीजों को जी मैंने अच्छा मैं अरेज कर दिया, मैं लिख रही थी। बहुत स्लो है। जॉल से केल्विन इससे ना हो, कैलोरी वाली जी। हाँ, तो ठीक है, उसमें आपके पास क्या आ रहा है कि आर की वैल्यू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन है। तो आप कहाँ पे आना चाह रही हैं, इसमें आना चाह रही है ना। ठीक है, आपको फिर इसका मतलब है कि जॉल और केल्विन का रिलेशन पता होना चाहिए। वो हमारे पास ये है कि 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जॉल के इक्वल है, और आपने
वैल्यू क्या होगी, कैलोरी डिवाइडेड बाई 4.18, सही है। अब आप क्या करेंगे, 8.314 कैलोरी 18 पर मोल पर कैलोरी, इसको हम दूर भी लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टेप वाइज करते हैं और हर चीज की वैल्यू आप आराम से लिखते हैं तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब इरेज कर दीजिए। कर सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मीन के आपको कहते हैं कि ये ऐसे सिस्टम है वो स्टेट 1 में है, ठीक है, स्टेट 1 में है और एक स्टेट 2 है। स्टेट 1 में कहता है कि उस वक्त टेम्परेचर जो है वो T1 होगा, जब स्टेट 2 होगी टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इस वक्त प्रेशर P1 होगा, जब स्टेट 2 होगी प्रेशर P2 हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम अगर V1 है तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो इसकी सब न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, सिंपल भी करेंगे कि अगर कोई वैसे सिस्टम है जिसका प्रेशर सपोज के 5 atm है, वॉल्यूम 26 लीटर है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बताएं उस वक्त क्या होगा, और विल यू फाइंड डेटा। सबसे पहले आपने डेटा लिखना है, फिर देखें कि इन चारों के रिलेशन के लिए कौन सी इक्वेशन है आपके पास, वो क्या है, PV = nRT। आपने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर PV/, ठीक है। प्रेशर कितना है 5 atm, वॉल्यूम कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2। अब R कौन सा लगाएंगे आप, अब R की डिफरेंट वैल्यूज है आपके पास। अब वो वाला R लगाएंगे जिसमें आपके पास ATM और लीटर यूज हो रहा है, यूनिट्स सेम रखने हैं। अब यहाँ पे अगर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लगा दूंगा तो ये खराब हो जाएगा न्यूमेरिकल, क्यों, ये ATM पर लीटर है, यहाँ तो इनको कन्वर्ट करो या इनको करो, यूनिट सेम रखने होंगे तब काम चलेगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा फिर 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अब आपको टेम्परेचर चाहिए, ATM कैंसिल, लीटर, ये भी मोल होते हैं ना, 2 मोल से पर मोल कैंसिल। आंसर निकालने क्या आता है, 5 × 26 divided by 2 again divided by मुझे लगा मेरा गलत है। 791.7। चलो इतना भी आता है, सपोज कितना आ गया 797 क्या यूनिट्स क्या होंगे, सर केल्विन, कैसे पूछो, सर केल्विन वो रह गया ना, और ऊपर जा इसके अगर सेंटीग्रेड करें तो क्या करेंगे, सर डिवाइड बाय केल्विन क्या होता है सेल्सियस प्लस 273, यस, तो केल्विन माइनस 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने देखना है अपनी सोच को जरा, यही वो मेन पॉइंट है जिसको आपने देखते हुए यूनिट टू सॉल्व ऑल दिस सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स। इसमें अब स्टेट मेंशन नहीं है, तो जब स्टेट होती है तो फिर हम कह देते हैं P1 V1 और T1, इसी तरह P2 V2 और T2। जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो फिर N1 N2, ठीक है। R तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू
अब अगर मैं कहता कि प्रेशर जो है वो mm ऑफ Hg में है या पास्कल में है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली दैट आपने R की वैल्यू यूज करनी है। अगर मैं ये लीटर वॉल्यूम ml में लेता हूँ तो आपको फिर उधर देखना है, ठीक है। क्यूबिक डेसीमीटर में लेता हूँ वो फिर आपको उस हिसाब से वो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सही रखना चाहिए, जिस तरह का ये डेटा गिवन हो। रूल ये है कि जिस तरह का डेटा गिवन हो, अगर आप टेम्परेचर आपने फाइंड करना है तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन है कि ये भी मैंने लेटर लिखा, ये भी मोल्स लिखा, तो टेम्परेचर केल्विन में ही आना चाहिए। हाँ, अगर बाय डिफॉल्ट आप करेंगे तो केल्विन में ही आएगा। अगर मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप मुझे सेल्सियस पे बताएं या डिग्री सेंटीग्रेड में बताएं, तो देन यू नीड टू कन्वर्ट दैट केल्विन इनटू